अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम आपके साथ एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स। ठीक है, जौहर, सालमात और आइन। एटम, जौहर, मॉलिक्यूल, सालमात और आइन। ठीक है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या, आइन क्या है, ये तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले हम आपके साथ में एक अच्छा जो है कुछ और ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, डाल्टन जो था, डाल्टन एक साइंटिस्ट था जो ब्रिटिश का था। उसने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसमें बताया था उनने, पहला जो उसका पोस्टुलेट था, पहला पॉइंट जो उस थ्योरी का था, वो ये था कि जो भी मैटर है, जो हमने पहले ही डिस्कस किया, यानी कि जो भी मादा है वो पार्टिकल्स का बना है। अब जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को नाम दे दिया गया, यानी कि जो जर्रे हैं उनका नाम दे दिया गया, उनको हम बोलते हैं एटम। यानी कि जो भी पार्टिकल्स है, यानी कि जो एटम है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल है, बुनियादी बेसिक बेसिक यूनिट ऑफ एवरी मैटर। दूसरा पॉइंट ये था, उन्होंने बोला था कि जो मैटर में जो मतलब या जो हम एटम बोलते हैं, जौहर है, ये मुख्तलिफ तरीकों से एक दूसरे के साथ मिलकर, ठीक है ना, हाँ, मिलकर क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्मों का मादा भी बनाते हैं। ठीक है, यानी कि वो केमिकली रिएक्ट करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, और मुख्तलिफ तरीकों से क्या बनते हैं, मतलब मुख्तलिफ तरीकों का मादा बनता है। ठीक है, अब आ, जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है, यानी कि कीमियावी तामुल जब हो जाता है, केमिकल रिएक्शन, तो वो कुछ लॉज यानी कि कुछ कवानीन को हम क्या बोल सकते हैं, मतलब सेटिस्फाई कर सकता है। तो हाँ, वही हमें असल में पहले डिस्कस करना है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, कीमियावी इत्तेहाद के कवानीन। ठीक है, तो इसमें एक बड़ा रोल था किसका, जिनको हम बोलते हैं लेवोजियर। लेवोजियर जो था, ये स्वीडिश केमिस्ट था। इसका एक बड़ा रोल है कीमियावी इत्तेहाद के, जो है उन्होंने कुछ कवानीन भी बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लॉज हैं, यानी कि जो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है, बहुत सारे कीमियावी इत्तेहाद के कवानीन बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ दो ही डिस्कस करेंगे, दो के बारे में बात करेंगे। पहला जो मतलब कानून है, पहला जो कानून है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या इसको हम बोलते हैं कमियत की बका का कानून, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, ये क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, इसके मुताबिक कीमियावी तामुल में कमियत को न तख्लील किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। अब समझते हैं, इस तरह से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो है ये है, आप मान लो ये हमारे पास है मीथेन। ठीक है, मीथेन को हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, और टोटल में हमारे पास अगर हम इसका मास देखते हैं, इसका मास मास मीथेन का 16 ग्राम है, और ऑक्सीजन का मास जो है वो कितना हमने लिया है, 32 ग्राम लिया है। तो टोटल में मास कितना आएगा, टोटल मास कितना है, टोटल मास है 80 ग्राम। यानी कि इस साइड में इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जो इस साइड में होते हैं इनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मीथेन है जिसका फॉर्मूला है CH4, ऑक्सीजन है जिसका फॉर्मूला है O2। ठीक है, तो जब मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, लेकिन मास कितना है, इसका हमने 16 ग्राम लिया है और इसका हमने 32 ग्राम लिया है, टोटल में मास इनका कितना है, 80 ग्राम। ठीक है, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना है और यहाँ पे वाटर बना है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है यहाँ पे, यानी कि जब क्या हो जाता है, केमिकल रिएक्शन, कीमियावी तामुल जब हो जाता है, कीमियावी तामुल जब हो जाता है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, अब इनका जो मास बना है, कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम्स बने हैं, और इसके जो है इसके भी कितने बने हैं, हाँ 36 ग्राम इसके बने हैं। तो टोटल में हम क्या बोलते हैं, 36 प्लस 44, ये हो गया कितना, ये हो गया 80 ग्राम। तो टोटल मास जो है इन दो का जो टोटल मास है वो आ गया 80 ग्राम। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस तरह भी बोलते हैं, यानी कि जितना मास आपने रिएक्टेंट्स का रिएक्ट करवाया उतना ही प्रोडक्ट्स का आपको बना है। ठीक है ना,
ठीक है ना। तो मास जो है बराबर रहता है दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो है मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या दूसरा नाम इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। अगर हम इसको दूसरे तरीके में बोल दें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, जो हमने ऊपर पहले ही बोल दिया। इसके मुताबिक कीमियावी तामुल में कमियत को ना तख्लीक किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, ये बराबर रहता है। रिपीट करते हैं, जितना मास रिएक्टेंट्स का रिएक्ट हो जाता है उतना ही प्रोडक्ट्स का मास यहाँ पे हमें मिल जाता है। जैसे हमने मीथेन का लिया, ऑक्सीजन का मास लिया, टोटल में लिया था हमने 80 ग्राम्स, और यहाँ पे जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिला हमें और वाटर मिला हमें, यानी कि पानी मिला हमें, ये प्रोडक्ट्स बन गए यहाँ पे। जब इनका मास देखा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम और वाटर का हमें मिल जाता है 36 ग्राम, तो टोटल में कितना मास मिल जाता है हमें, 80 ग्राम। तो दोनों साइड से मास बराबर है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो ये मतलब जो ये कीमियावी तामुल हुआ, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करता है, यानी कि इस कानून को फॉलो करता है ये रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपको बताता चलूं, जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये दिया था एंटोनी लोवेजर ने दिया था, 1774 में दिया था। ये पॉइंट भी आप याद रख ले। ठीक है, अब एक और कानून है जिसको हम बोलते हैं मुस्तकिल तनासुब का कानून, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके मुताबिक क्या है, इसके मुताबिक क्या है, जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, यानी कि जब भी दो या दो से ज्यादा अनासर मिलकर ठीक है एक नया का मतलब हम बोल सकते हैं कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हर मुरक्कब में अनासर यकसा हुए होते हैं और एक ही तनासुब में पाए जाते हैं, खवा वो मुरक्कब कहीं से भी हासिल किया हो या किसी ने भी बनाया हो। इस कानून के मुताबिक जो मुरक्कब जिस सिर के साथ मिलकर बनता है, हमेशा उसी के साथ मिलकर बनेगा। ठीक है, अब इस तरह समझते हैं हम। आपको पता है हमारे पास है, ये मान लो आप, ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये बनाते हैं वाटर। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो ये कंपाउंड बना अभी हमारे पास, जो ये कंपाउंड है, ठीक है, वाटर, इसमें जो दोनों एलिमेंट्स है, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो, ठीक है, हमारे पास जो भी वाटर है, चाहे वाटर जो है हमारे पास सी वाटर हो, ठीक है, समंदर का पानी हो, या पानी जो हम नलके से लेते हैं, या पानी जो हम कुएं से लेते हैं, ठीक है, या किसी और मतलब जरिए से हासिल करते हैं, ठीक है, या आप लैब में खुद से बनाते हो पानी, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये दो एलिमेंट्स होते हैं, हमेशा यही दो होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे समझाता हूं, आपके पास, या आप मान लो ये वाटर है, H2O इसका फॉर्मूला है, ये आपने वेल से लिया, ये सी से लिया, और ये आपका रेन वाटर है, रेन वाटर यानी कि बारिश का पानी। इसी तरह से आप और को ग्राउंड वाटर ले लो, कोई और पानी ले लो, इसमें जो है जब हम प्रपोर्शन देखते हैं, यानी कि रेशियो देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, यहाँ पे जो रेशियो देखा जाता है, ठीक है, लॉ क्या बोलता है, पहले चीज लॉ ये बोलता है कि जो दो एलिमेंट्स इस कंपाउंड में है वो हमेशा से वही होंगे, चाहे आप वाटर कहीं से भी ले लो, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे। क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि जो इनका मास है दोनों का, वो भी मुकर्रर रहता है, फिक्स्ड रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनका मास बोलेंगे, हाइड्रोजन का मास रहता है 2, ठीक है ना, और ऑक्सीजन का मास होता है 16। हाइड्रोजन का मास होता है 2 और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16, यानी कि जो रेशियो है यहां पे भी वही चीज होगा, 2:16, यहां पे भी वही रेशियो होगा, 2:16, यानी कि जो हाइड्रोजन का रेशियो है वो 2 होता है किसमें, वाटर में, और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, 16 होता है। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 1:8, यहां पे भी
1:8, 1:8। अब लॉ क्या बोलता है कि जो रेशियो है वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो इट ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब जो वाटर है उसमें हमेशा वाटर का जो है हाइड्रोजन का जो प्रपोर्शन होगा वो 1 होगा, या हम इस तरह बोल सकते हैं 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन होगा इसमें और 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे इसमें, ठीक है। सिमिलरली आप ये सी वाटर देखो, उसमें भी रेशियो वही है 1:8। रेन वाटर में देख लो 1:8। सिमिलरली आप देख लो जो है अगर आपके पास जो अभी जो है आप नलके से पानी ले लो, उसमें भी जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 1:8 ही होगा, ठीक है। तो ये जो है ये लॉ जो है, इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, या इसको हम बोलते हैं, एक और नाम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन भी बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, डेफिनिट प्रपोर्शन, sometimes it is also called law of fixed proportions, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास जो है यहां पे भी जो मैंने रेशियो अभी बोला था वो यही है, ठीक है। 2:16 या आप बोल सकते हो 1:8 रेशियो, यानी कि हाइड्रोजन का मास जो है वो 1 होता है और ऑक्सीजन का मास जो है 8 होता है। ये रेशियो फिक्स्ड रहता है, हमेशा से रहता है, चाहे वाटर आपने कहीं से भी लिया हो। सिमिलरली अगर हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो कंपाउंड है इसमें कार्बन है और इसमें ऑक्सीजन है, अगर हम यहां पे देखेंगे इस कंपाउंड में देखेंगे, इन दो का रेशियो जो है, कार्बन का मास रहता है 12, ठीक है, और ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का होता है 16, दो का होगा 16:2, वो हो गया 32, ठीक है। तो अगर हम यहां पे रेशियो देखेंगे, रेशियो जो यहां पे देखेंगे, अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 4 3s are 12, 4 8s are 32, तो यहां पे जो रेशियो आ गया वो आ गया 3:8, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड अगर वो मतलब मुख्तलिफ सोर्सेज से मुख्तलिफ तरीकों से हमने प्रोड्यूस किया है, लेकिन उसमें जो रेशियो होगा कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो वो क्या होगा 3:8। फॉर एग्जांपल ये कार्बन डाइऑक्साइड आपने एटमॉस्फेयर से ले लिया, हमारी बॉडी से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, उसमें भी जो रेशियो होगा इट विल बी 3:8। सिमिलरली प्लांट्स की बॉडी भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, उसमें भी क्या होगा रेशियो 3:8 ही होगा। इसी तरह से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड किसी और सोर्स से, फॉर एग्जांपल अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसको आप हीट करते हो, यहां पे बनता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में आप कंपेयर कर लो, अगर आप रेशियो देखोगे रेशियो क्या आएगा 3:8, यानी कि 3 पार्ट्स ऑफ कार्बन विद 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही बोलता है कि जब भी कोई कंपाउंड होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो मास होता है, उनकी जो कमियत होती है वो मुकर्रर रहती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने ये वाली एग्जांपल आपको दे दी, इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं अमोनिया, NH3 अमोनिया। अमोनिया जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल हो जाता है। सबसे मेन जो इसका हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन जो है इसका जो यूज है इंडस्ट्री में, इसका इस्तेमाल हो जाता है फर्टिलाइजर बनाने के लिए, खाद वगैरह जो बनती है, ये एक इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं एक एलिमेंट है, एक कंपोनेंट है फर्टिलाइजर्स में। अब अगर हम यहाँ पे रेशियो देखेंगे, रेशियो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन है, पहली चीज नाइट्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम होते हैं, लेकिन हम मतलब इनका मास रेशियो देखते हैं, तो नाइट्रोजन इसका मास होता है 14, ठीक है, और एक हाइड्रोजन उसका एक होगा, 3 के कितने होंगे 3 ही होंगे। अब रेशियो देखो, रेशियो क्या है यहाँ पे 14:3। तो अगर आपके पास अमोनिया, आप जो है अमोनिया जो है बनाओगे, घर में बनाओ, लैब में बनाओ या फैक्ट्री से ले लो, जो भी अमोनिया आपके पास होगा उसमें जो रेशियो होगा नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का,
उसका रेशो क्या होगा 14:3, यानी कि ये कांस्टेंट रहता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही चीज फिर से बताऊंगा मैं, ये बोलता है कि जो एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं वो फिक्स्ड रेशियोज में कंबाइन हो जाते हैं, फिक्स्ड रेशियोज बाय देयर मास, यानी कि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स का जो मास है वो फिक्स्ड रहता है, चाहे वो कंपाउंड आपने किसी भी सोर्स से लिया हो, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी हमारे पास एक और टॉपिक है, वो इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।